अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज कौमी असम्बली का असर बलोचिस्तान असम्बली में भी देखा गया। आज बजट की किताबें तो एक दूसरे पर नहीं फेंकी गई, हाँ एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। आज पानी की बोतलें तो नहीं फेंकी गई, लेकिन आंसू गैस की शेलिंग हुई और बलोचिस्तान असम्बली को बजट इजलास से पहले ही ताले दाग दिए गए और फिर उसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए से दरवाजों को तोड़ना पड़ा। बिलाखिर इसी असना में 4 रोज के बाद बलोचिस्तान असम्बली में बजट पेश कर दिया गया। क्या मनाजिर देखे गए, सबसे पहले उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। ये कोई जमहूरी तरीका नहीं है। ये बलोचिस्तान असम्बली का अहाता है जो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था, जहां पकड़ धकड़ हो रही थी, जहां पुलिस की नफरी थी, जहां पर बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही थी, जहां पर मेंबरान असम्बली को पकड़ा जा रहा था, हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही थी और उनकी जानिब से पथराव हो रहा था। फिर उनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी। ये किसी जेल का मंजर नहीं है, बल्कि ये बलोचिस्तान असम्बली का मंजर है। यकीनन ऐवान का तकद्दुस अपनी जगह पर है। जब डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए जाएंगे, जो कौमी असम्बली के अंदर देखा गया, उसका रिफ्लेक्शन, बल्कि यूं कहिए कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर आज बलोचिस्तान असम्बली में रख दी गई। और बलोचिस्तान असम्बली में जिस तरह तोड़ फोड़ हुई है, मुकद्दस ऐवान में का जिस तरह उसको पायमाल किया गया, उसके तकद्दुस को, वो शायद सबने देखा है, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि जहाँ तक ये रिपोर्ट हुआ है पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से ये तशख़्ख़ुस जो है ख़राब हुआ है, इमेज ख़राब हुआ है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सवाल ज़रूर है। अपोजिशन की जैसा 4 रोज से एहतजाज किया जा रहा था, उनकी जानिब से मुतालबा था कि तरक्याती फंड्स का इजरा किया जाए, लेकिन उन्हें इंगेज नहीं किया गया। इस सारे मामले के बाद जो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान हैं जाम कमाल साहब, उन्होंने क्या कहा, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। ऑपोजिशन वाले शायद एक चीज़ भूल गए कि वो किसी शायद सड़क पे महसूस कर रहे थे। ये एक मुकद्दस जगह है और ये नेशनल असम्बली में जिस तरह है, ये प्रोविंशियल असम्बली है। न उन्होंने ख़वातीन को छोड़ा, न उन्होंने माशरे में देखा कि कौन है कौन नहीं है। हाँ, आप हमारा बजट आज पढ़ते और फिर आप अपना एहतजाज कल करते या परसों करते कि जी ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये अवाम दुश्मन बजट है। जाम कमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। हुकूमत ने अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर क्यों नहीं किए? बलोचिस्तान असम्बली में हंगामा आराई का जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर कौमी असम्बली की तरह आम माफी का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगेंगे? मामले पर बात करेंगे। इस वक्त तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शेवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शेवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शेवानी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज जो कुछ बलोचिस्तान असम्बली के अंदर हुआ, क्या आप इसको गेज नहीं कर रहे थे? आपको अंदाजा नहीं था? क्या आप इसके लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं थे? देखिए, हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार थे और ये जो है मुज़ाकरात को सबताज करने, हमला आवर होने, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, सिट इन, जलाओ गिराओ, ये इसके लिए तैयार थे, तैयारी करके आए थे। यही उनका अपना डेलिब्रेट एक प्लान था और गुज़िश्ता सेशन में इन्होंने खुद कहा था इनके एमपीएस ने कि वो ऐसा करेंगे और बलूचिस्तान असम्बली का वो घेराव करेंगे बजट पास होने में। साहब, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि जब आपको पता था कि ऐसा करेगी ऑपोजिशन, तो आप उसके लिए तैयार नहीं थे और उसके लिए आपने कोई पहले से नफरी तैयार नहीं रखी थी? देखिए, हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टीज, एमपीएस अपने ही हाउस पे हमलावर होंगे, अपने ही हाउस का तकद्दुस पामाल करेंगे, जमहूरी नॉर्म्स का तकद्दुस पामाल करेंगे, बलूचिस्तान के कल्चरल वैल्यूज का तकद्दुस पामाल करेंगे। हमारा ये ख्याल था कि रिवायती तौर पे बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन जो है बजट इजलास के दौरान तकारीर करते हैं, शोर शराबा करते हैं, अनफॉर्चुनेटली बुक पढ़ते हैं, कागजात पेजेस हवा में उछालते हैं। ये पास में होता रहा है। हमारा ये ख्याल था उनका डेमोक्रेटिक राइट है और अगर वो कागज उड़ाना। शेवानी साहब, ये आज तो एहतजाज शुरू नहीं हुआ, ये एहतजाज तो 4 रोज से जारी था और असम्बली के बाहर कैंप लगा हुआ था। ये एहतजाज तो 4 रोज से ऑपोजिशन कर रही थी और सड़क के ऊपर एहतजाज करने के लिए वो पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार दिखाई दिए। तो आपने उनको एंगेज क्यों नहीं किया? बेहतर तो ये था कि हुकूमत उनको एंगेज करती, मुज़ाकरात होते और किसी नतीजे पर पहुंचते। नहीं, हमने मुज़ाकरात का कहा, वो मुज़ाकरात का सुनते ही वो कहते थे कि हमारे लिए फंड एलोकेट किए जाएं। हमारे लिए फंड एलोकेट करने का ये मतलब है कि आप उनके डिस्पोजेबल पे पैसे रखें, वो अपनी मर्जी के कॉन्ट्रैक्टर को वो पैसे दे, काम करें ना करें, फज स्कीमें बनाएं, कमीशन खाएं,
और 25 ऐसे जाली स्कीमात जो है पहले साल गवर्नमेंट आते ही साथ ही हमने वो डिलीट किए थे। अब ये चाहते हैं कि वो प्रैक्टिसेस दोहराए जाएं, वो तो हम नहीं दोहरा सकते। ये तो वही काम है जो वफाकी हुकूमत सिंध असेंबली करेंगे। ये तो वही काम है ना शेहवानी साहब, जो वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ कर रही है। आप बलूचिस्तान हुकूमत ऑपोजिशन के साथ यही कर रही है कि आप उनको पैसे नहीं ट्रांसफर करना चाहते ताकि वो तरक्याती स्कीमें अप्रूव करा सके और वो काम करे अपने हल्कों में। नहीं, आईनी तौर पर हम किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं करते। बजट बनाना गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का काम है। 4 महीने से मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के साथ इंगेज रहे, उनके तजावीज लें, प्रपोजल हमने लिए हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने सेक्टर में उन्होंने बैठ के जो आवाम के मफाद में बेहतर लगा, असेसमेंट बेस्ड, नीड असेसमेंट बेस्ड स्कीमात थे, आवाम के मफाद में थे, वही हमने लेकिन ऑपोजिशन के हलकों के लिए डेडिकेटेड डेवलपमेंट फंड उन्होंने जो तजावीज दिए, देखिए नहीं इशू सुने। एक तरफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उनके हलकों में काम नहीं हो रहा, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनके हलकों में नॉन इलेक्टेड लोगों के आइडेंटिफिकेशन पे काम किया जा रहा है। पहले तो ये तय करें कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। काम तो अरबों का हो रहा है। जिन जिन हलकों में हमारे एमपीएस हार गए थे, हमारे कैंडिडेट्स हार गए थे, मोस्टली उन हलकों में बिलियंस के स्कीमात हमने दी है। खुलदार में 2 अरब का हमने स्कीम दी है, पशीर में 2 अरब का, वहां से तो हमारी कोई एमपीए नहीं। कोयटा के 9 में से सिर्फ 4 निशस्तें हमारे कोalition पार्टनर्स के हैं, 5 अपोजिशन के हैं। 25-30 अरब से अच्छा शेहवानी साहब, आप बताएं कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं इन हलकों में, जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जो आपके हारे हुए कैंडिडेट्स हैं, क्या वो ये काम करा सकते हैं? मतलब आईनी तौर पर उनको इख्तियार है कि वहां पर जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है उसको तो इख्तियार ना हो, लेकिन अनइलेक्टेड लोग वहां जाएं और वो वोट मांग सकें? नहीं, नॉन इलेक्टेड ने वहां पे कोई उनके जेब में हमने पैसे नहीं डाले, फंड तो नहीं डाले। हम तो सोशल मीडिया पे भी बताते रहे, आम आदमी, आम आवाम फेसबुक पे कहीं भी, चूंकि सोशल मीडिया को हम मॉनिटर कर रहे हैं, वज़ीर आला साहब को देख रहे हैं, जहां हमें लगे कि किसी शहर में, किसी हल्के में, किसी जिले में, किसी एरिया में कोई अच्छा आइडिया सामने आ रहा है, वहां पे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, नीड है। चलिए शेहवानी साहब, बहुत अच्छा होता कि आप बैठते मुज़ाकरात की मेज पर, उनको उनके साथ कोई मीडिएशन होती, बैठ के एंगेज करते उनको और मामलात खुशउस्लूबी से हल हो जाते, जो नहीं हुआ। आज बख्तरबंद गाड़ियां चलाना पड़ी, आपको असेंबली के दरवाजे तोड़ना पड़े। अब क्या कार्रवाई करेंगे और फ्यूचर में पार्लियामान को कैसे चलाना है, असेंबली का रूल्स को कैसे चलाएंगे, बिजनेस कैसे चलेगा, इस हवाले से क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, ये सवाल तो आपका पोजीशन से बनता है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को उन्होंने वायलेट किया है, उनको बिल्डोज किया, उन वैल्यूज को, बलूचिस्तान की असेंबली के तकद्दुस को पामाल किया है, कल्चर वैल्यूज को पामाल किया है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन कल्चरल वैल्यूज को, इन पार्लियामानी वैल्यूज को रीइंफोर्स करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? इन लोगों को आप पूछें, इनसे आप समझें कि ये चाहते क्या है। प्रोटेस्ट 4 दिन से बैठे, हमने तो नहीं हटाया, हमने तो लाठी चार्ज नहीं किया, हमने तो आंसू गैस नहीं फेंका, हमने तो उनको अपना एहतजाज करने दिया। अपने कारकुनों के हाथों में पत्थर थमा रहे हैं, लोगों की गाड़ियों, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, FIRs का इंदराज होगा? देखिए, वो अभी गवर्नमेंट जो फैसला करे हम देखेंगे, लेकिन इस तरह की हरकतें पास में भी ये करते रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब रफा दफा करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेहवानी साहब आपके वक्त के लिए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शेहवानी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। बलूचिस्तान हुकूमत के पास 2 ही किस्म के ऑप्शन हैं, या तो वो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, कार्रवाई की जाए, पकड़ धकड़ हो, इनको हवालात में डाला जाए, और दूसरा तरीका ये कि इनको इंगेज किया जाए, मुज़ाकरात किए जाए, और यही बेस्ट ऑप्शन है कि इंगेज करके मामलात को खुशरूबी से आगे बढ़ाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट और बजट सेशन दोनों गैर कानूनी करार दिए। साथ ही उन्होंने बजट को माशी हमला करार देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अगर इतनी माशी तरक्की हुई है तो फिर IMF से भीख क्यों मांग रहे हैं? अगर इतने अच्छे हालात हैं तो आज ही IMF प्रोग्राम से निकलें। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर जवाबी हमला वफाकी वजीर हमाद अजहर ने किया। उन्होंने तुंदो तेज अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ईवान का माहौल खासा गर्म हो गया। क्या मनाजिर देखने को मिले, जरा उसकी हल्की सी झलक आपके सामने भी रखें। ये समझते थे कि तमाशा करके वो अपने 4% ग्रोथ का झूठा कहानी को सच में साबित कर सकेंगे। आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। आपने अवाम को लावारिस छोड़ा है। आपने इस बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान खड़ा कर दिया, जो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को पहुंचाएगा। एहसास कहते हो, आपको कोई एहसास नहीं। मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ, अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। हमें आज
एक नाबालिग सा लेक्चर मिला, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया। उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है। जनाब स्पीकर, उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। मेरे साथ स्टूडियोज में सीनियर साफी तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद है, लेकिन इससे पेशतर के मैं सलीम बुखारी साहब की तरफ बढ़ूँ। आज जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट पर नुक्ताचीनी की है, वहीं उन्होंने गुज़श्ता दिनों ईवान में होने वाली कार्रवाई, गालम गलोच और हंगामा आराई पर हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। लेकिन ये तकरीर कौमी टीवी चैनल को पसंद नहीं आई। पाकिस्तान टेलीविजन पर यह तकरीर नशर नहीं की गई और ये तकरीर सेंसर की गई। हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या जुमले हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी कहना चाह रहे थे, वो क्या कह रहे थे जिसको सेंसर किया गया, नहीं दिखाया गया, वो तनकीद क्या थी, वो आपके सामने रखता है। He needs to be taken seriously by countries like China, Saudi Arabia, India, the United States of America. He can't do that. He's going to play a task. The National Assembly. जो हमारा कम्युनिकेशन का वजीर है, उसको तो सीपैक की वजह से चाइना के साथ इंटरैक्ट करना पड़ा। I presume he must have many interactions with the People's Republic of China. The other day he was bouncing on his desk like a ये एक्सपंज करते हैं। ये आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसको मैं एक्सपंज करता हूं। जनाब स्पीकर, हमारा मैं एहतराम करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हमारा ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर को, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आज आप कोशिश करेंगे कि मेरा स्पीच को एडिट करे, सेंसर करे, आपके वजीर आजम का पसंद का नापसंद का स्पीच हो, तो ऐसे नहीं हो सकता है। जनाब स्पीकर, बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सलीम बुखारी साहब की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, बिलावल साहब ने आज भी कहा कि अगर आप कोशिश करेंगे मेरी तकरीर को एडिट करें, इसको सेंसर करें तो कर लें, यानी उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं कि उनकी स्पीच को सेंसर किया जाता है। तो असम्बली में भी कोई सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है और आपको लगता है कि ये सेंसर होनी चाहिए चीज़ें? पहली बात तो यह है कि मुझे बहुत तकलीफ़ है जो सूरत हाल कौमी असम्बली में हुई, जो सूरत हाल बलूचिस्तान असम्बली में हुई, जो सूरत हाल सिंध असम्बली में हुई। ये मंजरनामा जो है ना, ये इशारे कुछ अच्छे नहीं हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री अगर मैं रिकॉल करके आपको बताऊं तो जब इस तरह की यानी आप कहें कि खुल्लम खुला छूट होती है हुकूमत को कि वो जो मर्ज़ी करे और अपोजिशन को कि वो जो मर्ज़ी करे, तो इसके नताइज कभी ठीक नहीं निकले हैं। मैं बहुत सारी हवाले कोट कर सकता हूं, लेकिन मुझे यूँ लगता है दो ही इसके आस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि ये जानबूझ के कराया जा रहा है, इसलिए कि जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि सियासतदान अहल नहीं है ना गवर्नेंस करने के, ना अमूर सल्तनत चलाने के, तो फिर किसी और के लिए गुंजाइश नहीं बनती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम की बिसात लपेटने की कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रिवेल ना करे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं दूसरी बात जो कहने वाला था वो यही थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दरफुंतनी छोड़ी है कि जो सदारती निज़ाम है वो भी बहुत आला चीज़ होती है कोई। तो सदारती निज़ाम कब कब रहे हैं, ज़रा हिस्ट्री आप उठा के देख लें, आपको तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। दोनों ही सूरतें पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तबाहकुन हैं, और अगर ये मजीद जारी रहा तो आप इसके नताइज देख लीजिएगा। ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बुखारी साहब, ये जो कल सीज़ फायर हुआ है ये बड़ा खुशाइंद है। इससे पहले जो कुछ हुआ उसको कंडेम किया जाना चाहिए। इससे कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं होता, दुनिया के अंदर कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। लेकिन आपको लग रहा है कि जो सीज़ फायर है ये वक्ती है या दायमी होगा? बिलावल साहब की आज की तकरीर सुनकर और उसमें जैसे बिलावल साहब की तकरीर को छोड़िए, उसके बाद जो दो फेडरल मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सिर्फ उसके कंटेंट उठा के देख लीजिए, वो तो सीज फायर खत्म हो गई। आज आप फारूक हबीब साहब और बाबर अवान साहब की बात करें, एब्सोल्युटली जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है, मिसाल के तौर पे एक कमेटी बन गई है, 6 अरकान है दोनों तरफ से, अपोजिशन के और गवर्नमेंट के, जो रिव्यू करेगी उस बुलडोजिंग ऑफ लॉज को जो उस दिन हुई। 21 बिल पास किए जिसमें 2-3 बहुत कंट्रोवर्शियल थे। वो कहते हैं ये तो वापस नहीं हो, सीज फायर तो खत्म हो गई। सीज फायर तो इसीलिए हुई थी कि उसको रिव्यू करेंगे। लेकिन बुखारी साहब, ऑपोजिशन भी तो सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है ना। देखें, गुजारिश ये है, बिल्कुल आपकी बात एक लिहाज से ये ठीक है, लेकिन हो ये रहा है कि चूंकि हुकूमत के पास दिखाने को, बेचने को, साबित करने को कुछ नहीं है, गवर्नेंस उनकी जीरो है। नहीं, लेकिन हुकूमत का इस वक्त नैरेटिव हुकूमत ही का तो बिक रहा है सर। इस वक्त बेस्ट सेलिंग अगर नैरेटिव है तो वो हुकूमत के पास है, उनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है। अब आप मुझे दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जितना मैनेज मीडिया को हुकूमत ने किया हुआ, लगता यही है कि ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क।
लेकिन ये ऐसा नहीं है। इकोनॉमी को भी हुकूमत मैनिपुलेट कर रही है, Absolutely. ग्रोथ रेट को भी मैनिपुलेट किया जा रहा ये है। बहुत बड़ी जालसाजी थी, 1.9 से इसको 4% पे ले जाना, ये बहुत बड़ी जालसाजी है। ये कहना कि मईशत ठीक हो गई है, आम आदमी की ज़िंदगी बहुत। Why opposition is not exposing it, sir? देखिए, अपोजिशन को इस वक्त किसी और तरीके से एंगेज किया जा रहा है। ये सूरत हाल जो है, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, जो परसों कौमी असम्बली में हुआ, ये अपोजिशन का किया धरा नहीं था, ये हुकूमत ने किया था। देखें, हुकूमत एंगेज करने की कोशिश कर रही है, हुकूमत अपनी मार्केटिंग अच्छी कर रही है, अच्छा उन्होंने रैपिंग पेपर चढ़ाया हुआ है, या आप कहिए कि वही पुरानी चीज़ें हैं जिसको नए डब्बे के अंदर बंद करके बेचा जा रहा है और वो बिक रहा है, लेकिन ऑपोजिशन दूसरी तरफ उसको रोक नहीं पा रही है। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन कहीं और एंगेज है, यानी हुकूमत इस वक्त हुकूमत बचाने की कोशिश में है, ऑपोजिशन हुकूमत लेने की कोशिश में है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप सर? ये मैं बिल्कुल यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। देखिए ना, कौन करवा रहा है बताएं मुझे आप तय करके, पता ही नहीं चलता कौन। ये आसमान से आ रही हैं चीज़ें, कहाँ से आ रही हैं। जो कुछ भी अपोजिशन कर रही है, जो कुछ भी हुकूमत कर रही है, दोनों के पीछे किसी न किसी का हाथ है। अब मैं और आप कोशिश करते हैं उसको तलाश करने की, शायद हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि ये आसार अच्छे नहीं हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जब इस तरह की अनारकी होती है, जब इस तरह का इंतशार होता है, तो उसका नतीजा। अच्छा बुखारी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर। ऑपोजिशन पहले ये कहती रही हम इस्तीफे देंगे, इस्तीफे देकर सड़क गर्म करेंगे, बाहर आएंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे, नहीं कर सके, इस्तीफों पे कंसेंसस नहीं हुआ। उसके बाद फैसला हुआ कि अब जो कुछ होगा पार्लियामान के अंदर होगा, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब बैठेंगे, उसके बाद इन हाउस चेंज की जो बाज़गश्त है वो भी सुनी। लेकिन आप देखें कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात होती है और उसके गुब्बारे से हवा निकल जाती है। यानी ऑपोजिशन के पास तो इतना भी दमखम नहीं है कि वो तहरीक अदम एतमाद लेके आए, नंबर गेम भी पूरी नहीं है, कोई प्रेशर ग्रुप भी उनके साथ नहीं है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक ये दो बड़ी पार्टियां जो है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये सिद्के दिल से इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। ये तय हो गया है। मौलाना फजल रहमान भी अब सांस चढ़ गया उनको और वो बैठ गए हैं, पीछे कमर लगा ली उन्होंने दीवार के साथ, इसलिए कि पीपल्स पार्टी को जब PDM तश्कील पा रही थी, 26 पॉइंट तय कर रही थी, उस वक्त तो ये ख्याल नहीं आया कि नवाज शरीफ साहब को वापस आके इसकी क़यादत करनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि ये दरफुंतनी जरदारी साहब से किसने छुड़वाई? अब उसकी भी एक पूरी तारीख है, वो आप भी समझते हैं, आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। क्या बताएं? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जिसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं ना कड़मस, ये कड़मस मचवाया जा रहा है जमहूरियत की बसात लपेटने के लिए। अपोजिशन ने अगर दानिशमंदी का मुजाहरा ना किया, हुकूमत ने अगर विजडम ना दिखाई, तो दिल का जाना ठहर गया है, अब सुबह गया कि शाम गया। तो बुखारी साहब, लेकिन ये पॉलिटिकल कियोस कम से कम आवाम के मफाद में तो नहीं हो सकता है। एब्सोल्युटली नहीं है। दोनों बिट्रे कर रहे हैं आवाम को, आवाम की सांसें रुक रही हैं। हुकूमत के वजीरों ने कहा चीखें निकलेंगी, यहाँ सिसकियां नहीं रुक रही। फिर मेरा लास्टली बड़ा सादा सा सवाल है, व्हाट मी एंड माय व्यूअर्स हैव टू डू सर? हम तो बड़े सादा से लोग हैं, हम क्या करें? हमें अल्लाह ताला से या तो इनके लिए इनको कर्ज करना चाहिए कि अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, या इनको अकल दे। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि गरीब आदमी सड़क पे खड़ा रो रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो PTI है, सबका मरसिया पड़ रहा है, मातम कर रहा है, नोए पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तरीन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अंधेरी रात आई है, सितारे डूब जाएंगे, वो तूफ़ान उठने वाला है, किनारे डूब जाएंगे। मेरी मानो चलो मंझधार में मौजों से टकराएं, वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। क्विक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हुकूमत धांधली कैसे कर रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर ने रियासत में 25 जुलाई से इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। रियासत के 33 हलकों में 28,17,090 वोटर्स अपनी राय का इजहार करेंगे, जबकि पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी महाजरीन की 12 नशस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होंगे। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन से कबल ही रियासती इंतखाबात में विफाक की मुदाखलत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है।
यही नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार रियासती काबीना ने बजट की मंजूरी नहीं दी। और यही नहीं बल्कि कानून साज असेंबली का इजलास बुलाने के बावजूद बजट पेश नहीं किया गया। सवाल यह है कि रियासती काबीना ने बजट की मंजूरी क्यों नहीं दी? बजट में ऐसे कौन से मामलात थे जो मंजूरी में रुकावट बने? सवाल तो यह भी है कि इंतखाबात में धांधली कर कौन रहा है? धांधली के लिए कौन से तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं? इंतखाबात पर सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों कर रही हैं? वफाक और रियासत जम्मू कश्मीर में तनाज़े की 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह फाइनेंस बिल है। वफाकी हुकूमत ने रियासत में चलने वाली कंपनीज पर टैक्स की शरह 1% मख्तस करके आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इख्तियारात छीन लिए हैं। यानी जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो आज़ाद कश्मीर कैसे करेगी जब वफाकी हुकूमत की तरफ से इनको छूट दे दी गई है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत कंपनीज पर 3% टैक्स आयद करना चाहती थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इंतजामी मामलात में मुदाखलत करते हुए रियासत से रेवेन्यू जनरेशन का जरिया छीन लिया है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ कोहाला हाइड्रल पावर मंसूबे से रियासत को 21 अरब रेवेन्यू हासिल होता था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने कंपनी से बराह रास्त डील करके रियासती हुकूमत को 14 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। अब यही नहीं है बल्कि ऐसे दर्जनों मंसूबे हैं जहां आज़ाद कश्मीर हुकूमत की अमलदारी खत्म कर दी है। आज़ाद कश्मीर में वफाकी हुकूमत के तहत चलने वाले मंसूबों की निगरानी का इंतजाम आईनी तौर पर वफाक और आज़ाद हुकूमत मिलकर करती थी, लेकिन वफाक की जानिब से एक मरासले के बाद आज़ाद कश्मीर के अफसरान को किसी भी मंसूबे के जायजे और निगरानी से रोक दिया गया है। बावजूद इसके कि रियासत जम्मू कश्मीर का टैक्स कलेक्शन का अलग से इदारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मौजूद है, जिसकी कोशिशों के बाइस रियासत गुज़श्ता 4 बरस के दौरान इंतजामी अखराजात में खुद कफील हो चुकी है, लेकिन दर्जनों मंसूबों में अरबों रुपए का टैक्स रिलीफ देकर जहां अपने लोगों पर नवाजिशात की जा रही हैं, वहीं आज़ाद कश्मीर को टैक्स कलेक्शन में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि वफाकी हुकूमत निजी इदारों के साथ बराह रास्त डील क्यों कर रही है? कौन से अफराद पर नवाजिशात की जा रही हैं? आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वफाक के दरमियान इख्तलाफात की दूसरी बड़ी वजह 5 अरब के फंड्स है। ये फंड्स वफाकी हुकूमत आज़ाद हुकूमत की मुशावरत से खर्च करती है। इस बार वजारत उमूर कश्मीर ने रियासती हुकूमत से ये 5 अरब के फंड्स अपने उम्मीदवारों में बराए कानून साज असम्बली को देने का मुतालबा किया है, जिसे कानून साज असम्बली और काबीना ने रिजेक्ट कर दिया है। वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश थी कि उनके उम्मीदवारों को 5-5 करोड़ रुपए मिले और वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वोट हासिल करने के लिए उन्हें खर्च कर सकें। माजी में वफाकी हुकूमत ये फंड्स कश्मीर काउंसिल के जरिए खर्च करती थी, लेकिन 13वीं तरमीम के बाद कश्मीर काउंसिल से ये इख्तियार छीन लिया गया है। ज़राए के मुताबिक आज़ाद हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद वजारत उमूर कश्मीर अपने उम्मीदवारों के जरिए बल्दियाती सतह पर 10 से 15 लाख के छोटे छोटे मंसूबे शुरू कर रही है। इन मंसूबों के जरिए छोटी आबादियों से वोट और हमदर्दियाँ समेटी जा रही हैं। चूँकि वजारत उमूर कश्मीर ना तो आज़ाद हुकूमत और ना ही इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को जवाब दें, इसलिए इन फंड्स पर दोनों इदारे सवाल तो नहीं उठा सकते। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वफाकी हुकूमत पर तीसरा बड़ा एतराज़, और वो एतराज़ ये है कि इंतखाबात में बराह रास्त मुदाखलत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। ये एतराज़ है। उन्होंने मुतादिद मौके पर अपनी पार्टी की क़यादत को इंतखाबात में कामयाबी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत दी और हर सूरत में इलेक्शन जीतने का टारगेट भी दे रखा है। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ की मरकजी और आज़ाद कश्मीर क़यादत इलेक्टेबल्स की हमदर्दियाँ खरीदने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से इलेक्शन फंड्स, तरक्याती मनसूबे और अहम वजारतों को पेशकश भी की जा रही है। और ज़राए ने तस्दीक की है कि मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता अहम टिकट होल्डर्स जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी राब्ते किए जा रहे हैं। ये नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ माइक्रो लेवल पर भी इलेक्शन मैनेज करने की भरपूर कोशिश कर रही है। अब दरिए इस्लाम आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इस वक्त क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर क्या रिजर्वेशंस रेज़ कर रहे हैं? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त खुद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राय साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात में मुदाखलत कर रही है। आपको ऐसा तासुर क्यों है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से इंटरवेंशन की जा रही है? वो क्या मैं आपसे अर्ज करूँ कि वो जो प्री पोल रिगिंग होती है ना, वो उन्होंने शुरू कर दी है। हमारे मेंबरान को वो एनोनिमस फोन से कॉल्स आती हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी राजा साहब। हाँ जी, वो 9 नंबर से कॉल्स आ रही हैं। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो पार्टी उसको चेंज करें। 2-3 उन्होंने हमारे मेंबर के यहाँ तोड़े हैं और इस तरह का तासुर दे रहे हैं। और फिर ये जो वज़ीर आज़म साहब अपने दफ्तर में बैठकर मीटिंग्स करते हैं, गवर्नर बीच में बैठते हैं, उनके फेडरल मिनिस्टर बैठते हैं, ट्रांसफर हाउस में बैठते हैं, ट्रांसफर सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं। तो और क्या होती है ये मुदाखलत? अभी उन्होंने इलेक्शन में हमें 2 अरब रुपया देना था जिससे हमने इलेक्शन करवाने, वो अभी इन्होंने परसों इत्तेफाक करके आज फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो पैसे नहीं देंगे तो इलेक्शन कहाँ से होंगे?
तो ये इस तरह के जो है ना आर्म ट्विस्टिंग जो है ना वो कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये पाकिस्तान के ना मफाद में, न राष्ट्र के लोगों में, न कश्मीर के लोगों में। तो वो अब फिर भुगतेंगे सारे, इसमें क्या है, मतलब है, मैं तो अकेला नहीं भुगतूंगा, सारे। राय साहब, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस कि रियासती काबीना ने बजट की मंजूरी नहीं दी है। बजट की मंजूरी भी इसी वजह से नहीं हुई राय साहब? उसमें नहीं, असल में क्वेश्चन ये था कि वो जो विद होल्डिंग टैक्स है ना, उस पर उन्होंने हमारा रेट फिक्स कर दिया 1%। अच्छा, अपना जो फेडरल बजट में है वो 1.4 है। अच्छा, अब कल अगर फेडरल का अपना जो है ये गवर्नमेंट जो है अपना बढ़ाती है, तो अपना अगर वो 2 पर ले जाती, 4 पर या 5 पर या 10 पर ले जाती, तो हमें उन्होंने 1 पर फिक्स कर दिया। उससे हमारे जो रेवेन्यूज जो है ना, उसमें हमारे पास तो यही है, IPPs है जिनसे हमें रेवेन्यू आएगा, तो इसमें लॉस होता है। ये राज्य कश्मीर को उन्होंने एक किस्म का आइसोलेट करके किया कि जी ये सिर्फ 1% ही ले सकते हैं। असल इशू वो है, तो वो हमने ये कहा था कि चूंकि उनका फेडरल बजट जो है अभी वो मंजूर नहीं हुआ, तो देखते हैं उसके बारे में क्या पॉलिटिक्स है, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन आपके लिए चैलेंज है रेवेन्यू कलेक्शन, आपके लिए आप फरमा रहे हैं कि चैलेंज बन जाएगा, और 5 अरब रुपए जो विफाक देता है रियासत आजाद कश्मीर को, वो 5 अरब रुपए भी बराह रास्त आपको ट्रांसफर नहीं किए जा रहे? जी, वो 2 अरब रुपया देना था उन्होंने इलेक्शन के लिए। देखिए ना, असल होता है जब इलेक्शन आपने होल्ड करना है, आपको 14-15 पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलानी पड़ेंगे, ट्रुप्स बुलाने पड़ेंगे और इंतजाम करना पड़ेगा, तो असल अखराजात उस पर होते हैं। तो वो उन्हें दिए नहीं है, देने के बाद परसों उन्होंने इत्तेफाक किया और आज उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब वो पैसे नहीं देंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कोई नहीं है वो छापा खाना के मैं नोट छापूंगा। तो ये तो मतलब बड़ी ज्यादती है वो ये कर रहे हैं कि पैसे नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए। दूसरी जो आपसे बात में कह रहा था कि वो जो 5 अरब रुपए है ना, वो असल में वो उन्होंने PSDP के लिए रखा हुआ है। अच्छा, उसमें भी उन्होंने गैर कानूनी काम किया, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा था, मैंने कहा ये नहीं होगा, इस तरह नहीं हो सकता, ये इस तरह नहीं खर्च कर सकते ये पैसा, और वो उसमें इसमें प्रॉब्लम ही होगा। अब ये है कि वो कह रहे हैं कि जी हम शायद अपने लोगों को देंगे पैसे, वो हो नहीं सकता ना, खर्च नहीं सकता है पैसा है, ये कोई वैसे तो नहीं है कोई किसी ने अपनी जेब से जाती निकाले उतार के फेंक रहा है मुल्क के अंदर। यानी वो कह रहे हैं कि आपको वो बराह रास्त ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि अपने लोगों को देंगे। अपने लोगों से मुराद वो लोग हैं जो उनके नुमाइंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास रहेंगे ना, वजारत कश्मीर के पास। नहीं, तो मसला जो है मेरा कहना है, लेकिन राय साहब 13वीं तरमीम के बाद तो ये मिनिस्ट्री के पास नहीं होते, ये तो बराह रास्त आपके पास आते हैं। नहीं, वो फेडरल PSDP है ना, खर्च हमने मतलब वो कर सकते हैं, निशानदेही कर सकते हैं, आगे काम हमने करना है, वो हमारा काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, हमारी उस पर सुपरविजन होगी कि भाई क्या है क्या नहीं है। मतलब अगर वो किसी जगह कहते हैं हॉस्पिटल बनाना है, वो दफा 4 का नोटिफिकेशन है, तो डिप्टी कमिश्नर अगर वो ना करे तो क्या करेंगे? ये आपने इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लिया है, क्योंकि ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से कुछ तजावीज़ आपने ले की हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि जो सूबाई मेंबरान है वो यहाँ के ऐलानात नहीं कर सकते, कोई फ्लैक्सेस नहीं लगेंगे, उनकी कवरेज नहीं होगी, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन भी आपसे ताउन कर रहा है? नहीं, ऐसा है कि आज इलेक्शन कमीशन मीटिंग हुई थी, सारी पोलिटिकल पार्टी की थी, मैं भी गया हुआ था, मैं पार्टी भी है मेरी और गवर्नमेंट की तरफ से मैं उधर था। हम इलेक्शन कमीशन के जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए उसके जो उसका इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो तो वो कर सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है ना उनको हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है। बाकी यहाँ ना कोई इंटर्न गवर्नमेंट है, ना या कोई मतलब आइन मतल हुआ, ना रूल ऑफ बिजनेस मतलब हुआ, तो खुद आजाद से अपना काम करना है। रह की बात ये कि ये नहीं था कि उनकी तस्वीरें नहीं लग सकती, इमरान खान साहब की नहीं लग सकती या बिलावल साहब की तरफ से बिल्कुल लग सकती है। बात ये थी कि कोई हुकूमत आकर किसी किस्म का कुछ उनके सरबराह आकर यहाँ पर कोई फेडरल मिनिस्टर जो है ना वो किसी ऐसे पैकेज का ये मैं फलां जगह तासर देता हूँ, पीछे जाता हूँ, 1 वोट दोगे मैं 1 करोड़ का मनसूबा दूंगा, तो इस तरह की बातें जो दिल के वो नहीं हो सकता यहाँ पर। ये प्रॉब्लम है आजाद कश्मीर किया ना ये। ठीक है राय साहब, बिलावल साहब के भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो कहते हैं कि वफाकी और मकामी हुकूमत मिलकर इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है, कुछ वोटर लिस्टों से मुताल्लिक उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, इससे मुताल्लिक भी कोई रेक्टिफाई किया आपने या इसका कोई रिबटल देना चाहेंगे? तो पार्टी गई थी, जो उन्होंने एतराज़ उठाए थे वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन दूर कर दिया है। गवर्नमेंट का इंतखाबी फैसलों की तैयारी में कोई काम नहीं होता। वो इलेक्शन कमीशन क्या वो इश्यूज पैदा हुए थे, वो 58,000 वोट जो राज्यों के लोगों का जो पाकिस्तान के अंदर था पहले, अब सिर्फ जो रिफ्यूजीज हैं या मंगरा डैम के फैक्ट्रीज हैं वही डाल सकते हैं वोट। वो ये होता है कि एक गाँव है जो डूब गया, वो उसका कुछ हिस्सा बाहर आकर रह गया, वो पता मीरपुर का रहते वो अपना है किसी और जगह पर, लोग अपने पते तब्दील कर लेते,
वो फिर उसका पता नहीं चलता। तो जो उनका इशू था जिस पर वो कह रहे थे वो ड्रॉप कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। बाकी राष्ट्रीय उनका कोई काम नहीं है इसकी फरिश्तों की तैयारी में। वो आज सबकी मीटिंग से उनकी पार्टी के आज जो नुमाइंदे मौजूद थे उन्हें इत्मीनान तैयार किया कि जी ये मामला जो है वो ठीक हो गया। अच्छा राजा साहब, लास्टली मुझे बताइएगा कि मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक खुद ये मैसेज पहुंचाया गया है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके कुछ लोग कुछ कॉल्स भी करते हैं, आपके लोगों को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो ये रिजर्वेशंस बराह रास्त भी रखी आपने इस्लामाबाद के साथ भी शेयर किए? वो मतलब है वो जमीन जुम्मन गुल मोहम्मद किसके सामने बात करूँ? जो खुद ही खराबी कर रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँ उसको? तो वो हम अपना और तरीके से हम अपना एहतजाज करेंगे, उनको बताने की जरूरत है कि जो खुद खराबी करता है तो उसको मैं क्या बोलूँ? नहीं तो राज साहब क्या करेंगे फिर आप रिएक्शन में क्या करेंगे? बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा 2-4 दिन में क्या करेंगे, बताऊंगा पता चल जाएगा सबको कि हम क्या करेंगे। ठीक है, यानी स्ट्रिक्टली इसको रिस्पॉन्ड करने का इरादा रखते हैं राजा साहब? हाँ जी, क्यों नहीं रखते हैं, मतलब हम किसी का मजारे तो नहीं है। ठीक है, बहुत ही बहुत है। बात यह है कि अगर आप हमें कहते हैं हम आपको अच्छे सुधराती दिलाएंगे तो ये जो वो तो लामहदूद होता है वो, तो ये जो 5 साल हकीक शहरी इसमें अगर कोई रुकावट डालेगा तो कैसा लगता है मुझे कोई उसको छोड़। तो राजा साहब ये बताया ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तो जंग लड़ रहे हैं, वो तो वकील हैं, तो आपको लगता है कि उसको ठेस पहुंचेगी? मैंने देखा, मुझे पता है जिस साहब ने वकालत की है, मोदी ने हमारी सत्यानाश करके छोड़ दी, वकालत करते रहे, वो अदालत से बाहर वकालत करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा फारूक हैदर साहब आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर हमारे साथ मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। तमाम तर दावों, वादों और ऐलानात के बरखिलाफ एक बार फिर गंदम दरामद करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान में इस वक्त गंदम खरीदारी का अमल जारी है। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया कि मुल्क में वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है। मई में वजीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान ने दावा किया कि पाकिस्तान में 28.75 मिलियन मेट्रिक टन पैदावार हुई है, जो कि गुज़श्ता 10 बरस के बाद रिकॉर्ड इजाफा है। साथ ही हुकूमत ने इस रिकॉर्ड पैदावार को वजीर आजम की किसानों के लिए की गई इस्लाहात का समर भी करार दिया, यानी हुकूमत ने क्रेडिट लिया कि मुल्क में वाफर मिकदार में गंदम मौजूद होगी। अभी अवाम इस खुशखबरी पर शादमान होने ही वाले थे कि खबर आई कि पाकिस्तान में इस बरस 4 मिलियन मेट्रिक टन गंदम दरामद की जाएगी। अब सवाल यह है कि वाफर मिकदार में गंदम मौजूद होने के बावजूद दरामद की जरूरत क्यों पेश आई? गंदम दरामदी से मुल्क और मुल्क के खजाने पर क्या बोझ पड़ेगा, कीमतों पर क्या असर होगा? यकीनन आटे की कीमतें बढ़ेंगी। सवाल तो ये भी है कि क्या हुकूमत एक बार फिर स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाने में नाकाम रही है? इन तमाम तर सवालात का जवाब आपके सामने रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और बजट इजलास के दौरान वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अशिया खुरानोश की पैदावार में कमी परेशानी का इजहार करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क होने के बावजूद अजनास दरामद करता है, नेट इंपोर्टिंग कंट्री बन गया है। अब पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस गंदम, चीनी, खुर्दनी, ऑयल, दालों समेत मुतअद्दिद अजनास बैरून मुल्क से दरामद की। इससे बरक्स हुकूमत की कोशिशें थी कि मुल्क की पैदावार में इजाफा किया जाए, लेकिन गंदम की कटाई खत्म होते ही वाफर ज़खायर के बावजूद दरामद के फैसले से अवाम शदीद इस्तराब में मुब्तला हैं, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान में हर शख्स सालाना 125 किलोग्राम गंदम इस्तेमाल करता है। मुल्क में खुराक का 60% हिस्सा गंदम पर मुश्तमिल होता है। पाकिस्तान को 29.50 मिलियन टन गंदम दरकार है। इसके अलावा 1.4 मिलियन मेट्रिक टन रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के लिए दरकार होगी, यानी पाकिस्तान को 30.90 मिलियन मेट्रिक टन गंदम की जरूरत है। अब रवा बरस 28.74 मिलियन मेट्रिक टन गंदम की पैदावार है। जो डेफिसिट है, पाकिस्तान को सिर्फ 1.4 मिलियन मेट्रिक टन गंदम की कमी का सामना है। डेफिसिट 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का है। सवाल यह है कि अगर जरूरत 1.4 मिलियन मेट्रिक टन की है तो फिर दरामद 4 मिलियन मेट्रिक टन क्यों की जा रही है? अब एक बार फिर कौमी खजाने को अरबों का चूना लगाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान इस मरतबा रूस से गंदम दरामद करेगा। रवा बरस आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे की वजह से यह तकरीबन 2100 रुपये फी मन के हिसाब से दस्तयाब होगी। गुज़श्ता बरस जो गंदम 45 रुपये फी किलो मिल रही थी, अब यही गंदम रूस में पाकिस्तान को 52 रुपये में मिलेगी, जो रूस से दरामद की जा रही है, जिस पर आमदोरफ्त के अखराजात यानी फ्रेट चार्जेस और दीगर चार्जेस लागू होंगे। यूं फ्लोर मिल्स तक पहुंचते पहुंचते इस गंदम की कीमत 70 रुपये फी किलो से तजावुज कर जाएगी। हुकूमत के गंदम दरामद करने के फैसले की खबर सामने आने के फौरी बाद जो 860 रुपये मिलने वाले जो थैला था आटे का, वो 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 तक जा पहुंची है, जिसके बाद मुल्क भर में
रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अब रूस से गंदम 2800 रुपये फी मन में पाकिस्तान को मिलेगी, जबकि मुल्क के किसान से यही गंदम 2000 रुपये फी मन खरीदी जा रही है, जिससे जहां मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, वहीं मुल्क के किसान भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुसलसल किसानों को रिलीफ देने के दावे किए जा रहे हैं। इस बारी रिकॉर्ड पैदावार चावल की, मकई की, गंदम की, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। तो रिकॉर्ड पैदावार और पैसे भी रिकॉर्ड मिले हैं उनको, उसकी वजह से खुशहाली आई है। अब इस बार रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद मुल्क में ग़िज़ाई बहरान के खतरे का सामना है। हुकूमती दावों के बावजूद ताहाल मकामी किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा सकी। किसान ताहाल कीमत ना मिलने के बायस परेशानी का शिकार हैं। खदशा है कि पाकिस्तान एक बार फिर 2020 जैसे बहरान का सामना कर सकता है। इस बार फिर बर वक्त फैसले ना हुए और फैसले ना होने के बायस स्मगलिंग का खतरा भी सर उठा रहा है और डर है कि पैदावार में इजाफे पर खुशियां एक बार फिर परेशानी में ना बदल जाए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आलमी ताकतें पाकिस्तान की तारीफें क्यों कर रही हैं। इस आम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद आलमी ताकतों की कोशिश है कि काबुल में तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हुकूमत कायम की जाए। इसी हवाले से पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। इस्लामाबाद ने अमरीका, तालिबान और अफगान हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर जमा करके अफगानिस्तान में क़याम अमन की बुनियाद रख दी है। एक जानिब अफगान हुकूमत मुआहिदे के मुताबिक तालिबान को इक़्तिदार में शरीक करने से गुरेज़ा हैं, तो दूसरी जानिब तालिबान ताकत के बलबूते पर काबुल पर कब्जे के ख़्वाह हैं। इन तमाम हालात में पाकिस्तान एक बार फिर आलमी बरादरी की तवज्जो अफगान मसले की संगीनी की जानिब मबजूल करा रहा है। ऐसे में अमरीका, यूरोप और नेटो पाकिस्तान की कोशिशों के मुतरफ है। हाल ही में नेटो रिसर्च कॉलेज ने एक तहकीकी रिपोर्ट शाया की है, जिसमें जहां अफगानिस्तान में क़याम अमन में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है, वहीं पाकिस्तान के को भी आलमी बरादरी के सामने रखा है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों को सबूताज करने पर भारत पर नुक्ताचीनी भी की गई है। नेटो रिसर्च कॉलेज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ सकाफती, तारीखी और माशी ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद तालिबान और अफगान हुकूमत पर भी अपना असर रखता है, इसलिए पाकिस्तान के बगैर किसी भी अमन अमल तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। पाकिस्तान खत्ते में तवील मुद्दती अमन का ख़्वाह है, इसलिए दोहा मुज़ाकरात के जरिए अमन अमल की इब्तिदा में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान को खदशा है कि अगर अफगानिस्तान में कौम परस्त, मगरब नवाज और हिंदुस्तान नवाज हुकूमत खत्ते की सलामती के लिए खतरा बन सकती है। इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल भी खत्ते के मफाद में नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत में तमाम धड़ों का शामिल होना जरूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पश्तून और गैर पश्तून दोनों धड़ों को यकजा करने का ख़्वाह है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसी तनाजुर में काबुल का दौरा किया। दूसरी जानिब नेटो डिफेंस कॉलेज ने भारत की अफगान पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत अफगानिस्तान में तालिबान का असर नहीं चाहता है और ना ही अबूरी हुकूमत का हामी है, लेकिन मोदी सरकार अफगान हुकूमत के साथ फौजी ताउन करने को भी तैयार नहीं है। भारत में अपना असर और रसूख बरकरार रखने के लिए खत्ते में ताकत के अदम तवाजुन को फैलाव चाहता है। नेटो रिसर्च कॉलेज की तहकीक जहाँ पाकिस्तान की कोशिशों का बरमला एतराफ़ है, वहीं पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर आलमी ताकतों को बर वक्त तवज्जो भी मबजूल करा रही है, उनकी तवज्जो भी उस तरफ मबजूल कराई गई है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि खत्ते के ममालिक अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अबूरी हुकूमत के क़याम की राह हमवार करें। अफगानिस्तान हुकूमत को इस बात पर कायल करें कि वो तालिबान को इक़्तिदार में शरीक करे, ताकि अमरीका के मुकम्मल इख्तिलाल से कबल ही मुल्क में अमन व अमान कायम हो सके। न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है बल्कि खत्ते के अमन के लिए भी यही ज़रूरी है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।